हेलो स्टूडेंट, कैसे हो बेटा। तो बेटा हम एनटीए जो पेपर सेट है, नेशनल टेस्ट एजेंसी जो है, उनके जो पेपर सेट है उनमें हम ऑर्गेनिक के जो क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन कर रहे थे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एनटीए पेपर नंबर 88 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ द गिवन कंपाउंड। आपको ये कंपाउंड दे रखा है, इसके कितने स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे। तो ज़रा देखिएगा, स्टीरियो आइसोमर्स से मतलब है कि आपको ऑप्टिकल प्लस ज्योमेट्रिकल दोनों आइसोमर्स आइडेंटिफाई करने हैं। और आप देखिएगा आपका जो पूरा ये मॉलिक्यूल है वो अनसिमेट्रिकल है। कौन सा मॉलिक्यूल है बेटा? अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। और अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में 2 की पावर n हम अप्लाई करते हैं। जहाँ पर n क्या है, तो n यहाँ पर है बेटा स्टीरियोजेनिक सेंटर। तो आप जरा चेक करो, इसमें एक स्टीरियोजेनिक सेंटर यह है क्योंकि ये क्रेल है, और इसे एक स्टीरियोजेनिक सेंटर यह है क्योंकि यहाँ से GI हो रही है। तो यहाँ से GI हो रही है तो दो तो GI के 6 ट्रांस हो जाएंगे, और यहाँ से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो रही है तो DL हो जाएंगे। तो बताओ कितने हो जाएगी n की वैल्यू 2। तो 2 की पावर 2 इक्वल टू 4। बताओ टोटल कितने आइसोमर्स का फॉर्मेशन होगा बेटा? 4 आइसोमर्स का फॉर्मेशन होगा। तो आंसर होगा B। कैसे बनेंगे 4 वो मैं बता दूं, क्योंकि यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में 2 बनेंगे, एक cis और एक ट्रांस। अब किस में एक D फॉर्म होगा, एक L फॉर्म होगा, वैसे ही ट्रांस में भी एक D होगा और एक L होगा। तो दो इसके कितने हो गए टोटल? 4 आइसोमर्स का फॉर्मेशन होगा। आ जाइएगा क्वेश्चन नंबर 6। ऑफ दीज कंपाउंड विच कंपाउंड हैज मिनिमम हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन पर पाई बॉन्ड। ध्यान रखना, पर पाई बॉन्ड मिनिमम हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन बोलना है। तो याद करो HOH इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन होता है, या हम कह सकते हैं इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ये होता है। बट इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं, देखिएगा। सबसे पहला केस हम देखते हैं कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। ध्यान दे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जिसमें ज़्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। अगर उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो उसके लिए HOH की वैल्यू भी क्या होगी बेटा? मिनिमम होगी। तो ज़रा देखो, सिस 2 ब्यूटीन, ट्रांस 2 ब्यूटीन। तो सिस 2 ब्यूटीन में तो आपके पास कितने हो जाएंगे? सिस 2 ब्यूटीन। तो ये हो गया आपका सिस 2 ब्यूटीन। तो इसके पास तो 336 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। ट्रांस 2 ब्यूटीन में भी 6 हो जाएंगे, बट सिस और ट्रांस में से ट्रांस की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। 2,3 डाईमिथाइल 2 ब्यूटीन, ये 2 ब्यूटीन है। 2 पे भी मिथाइल, 3 पे भी मिथाइल। यहाँ पर कितने हो जाएंगे? टोटल 12 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। बट आप जरा देखो बेंजीन। अब आप देखो बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड है, और बेंजीन एक एरोमेटिक है, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। और अगर इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है तो इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी क्या होगा बेटा? सबसे कम होगा। तो हमने पूछा है मिनिमम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? बेंजीन। अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन का हमें मेजर प्रोडक्ट बताना है, क्या होगा। तो यहाँ पर आपका फंक्शनल ग्रुप अमाइन है, साइनाइड है और कीटोन है। सबसे पहला रिएक्शन क्लोरोफॉर्म प्लस अल्कोहलिक KOH। आपको पता है क्लोरोफॉर्म प्लस अल्कोहलिक KOH से यहाँ से इंटरमीडिएट कार्बीन का फॉर्मेशन होगा, डाइक्लोरोकार्बीन है। और ये 2 ही रिएक्शनों में हमारे ऑर्गेनिक में यूज होता है, एक तो राइमर टीमान में और एक कार्बल अमाइन टेस्ट में, अर्थात आइसोसाइनाइड टेस्ट में। तो CHCl3 आपके NH2 पर काम करेगा, और कार्बल अमाइन टेस्ट भी कौन सा देता है? ओनली फॉर 1 डिग्री अमाइन। तो आपके सबसे फर्स्ट जो होगा उसमें NH2 ग्रुप है, वो आपके क्या होगा? आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट हो गया। अब आता है नेक्स्ट PD प्लस C प्लस H2। ये रिडक्शन है। PD पैलेडियम कार्बन के साथ में यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, और ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है जो सबका रिडक्शन कर देंगे।
तो आपका जो आइसोसाइनाइड है उसका रिडक्शन तो 2 डिग्री अमाइन में हो जाएगा, साइनाइड है उसका रिडक्शन 1 डिग्री अमाइन में हो जाएगा, और कीटोन जो है उसका रिडक्शन किस में हो जाएगा, अल्कोहल में हो जाएगा। तो वो आंसर सही है जिसमें 2 डिग्री अमाइन, यहाँ अल्कोहल और यहाँ 1 अमाइन है। तो आप देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन राइट है, 2 डिग्री अमाइन, अल्कोहल, अमाइन। सेकेंड ऑप्शन में क्या किया, कीटोन साइनाइड को नहीं बदला इसलिए रॉन्ग है। थर्ड में साइनाइड चेंज नहीं हुआ इसलिए रॉन्ग है, इसमें साइनाइड चेंज नहीं हुआ इसलिए रॉन्ग है। तो इसका आंसर कौन सा होगा बेटा, फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 8, द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन वाटर विद प्रोपीन गिव। ध्यान रखना प्रोपीन का रिएक्शन क्लोरीन वाटर के साथ। तो ये प्रोपीन है, इसका रिएक्शन क्लोरीन वाटर का मतलब हो गया HOCl। जहाँ पर देखिएगा आप ऑक्सीजन का EN ज़्यादा है इसलिए पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव। तो यहाँ पर आपके पास न्यूक्लियोफाइल कौन है, OH- और इलेक्ट्रोफाइल कौन है, Cl+। और आपको पता है कि एल्किन पर HOCl का जो रिएक्शन है वो EAR का एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। तो अब आप जरा देखो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, वो भी किसके अकॉर्डिंग, मार्कोनियोव के अकॉर्डिंग। और कौन सा एडिशन है बेटा, एंटी एडिशन है ये। तो मार्कोनियोव रूल लगेगा, एंटी एडिशन के अकॉर्डिंग होगा, अर्थात न्यूक्लियोफाइल मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे जाएगा। तो जरा देखो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ टेक करेगा और इलेक्ट्रोफाइल यहाँ टेक करेगा। तो बताओ क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, CH3 CHOH CH2 और Cl, ये वाला प्रोडक्ट होगा। तो देखिएगा कौन सा आंसर सही है। आपका फर्स्ट आंसर में बाहर वाले पे Cl, अंदर वाले पे OH है, ये आपका रॉन्ग हो गया, ये वाला आपका रॉन्ग हो गया और ये वाला रॉन्ग हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें दोनों एक ही कार्बन पर है, इसमें आउटर और इनर पर है। तो इसका फर्स्ट आंसर आपका राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन रिएक्शन, ये रिएक्शन आपको गिवन है, तो ये हेलोजन है, हेलोजन के साथ AgCN का। तो बेटा ये NSR रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और NSR में भी कौन सा है, SN2 का पार्ट है, जिसके अंदर इन्वर्जन प्रोडक्ट होगा। अब आप देखो यहाँ से 2 होते हैं, एक तो होता है बेटा सोडियम साइनाइड। तो सोडियम साइनाइड तो क्या है, आयनिक है, और आयनिक होने की वजह से यहाँ CN- बनता है, अर्थात मैं अगर इसको बात करूँ तो यहाँ बनेगा ये CN-से। तो यहाँ से साइनाइड ग्रुप लगता है, इसलिए साइनाइड प्रोडक्ट बनता है। जबकि अगर हम बात करें किसकी, AgCN की, तो बेटा जो AgCN है, आपने जो AgCN लिया है ये आयनिक नहीं है, ये कोविलेंट बॉन्ड है, और कोविलेंट बॉन्ड होने की वजह से यहाँ चार्ज नहीं आएगा। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो डोनर होता है, इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट नाइट्रोजन जुड़ता है, और नाइट्रोजन जुड़ने की वजह से यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा आइसोसाइनाइड, और यहाँ पर कार्बन जुड़ने की वजह से प्रोडक्ट क्या बनेगा, साइनाइड। तो इसमें आपका AgCN है, आइसोसाइनाइड वाला प्रोडक्ट होगा। तो फर्स्ट आपका आंसर रॉन्ग है क्योंकि साइनाइड है, सेकंड में आइसोसाइनाइड है, तो इसका आंसर होगा B। ठीक है, अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, अमोनोलाइसिस ऑफ RH गिव। हमें बताना है कि एल्किल हैलाइड के अमोनोलाइसिस से क्या बनेगा। तो मैं आपको बता दूं ये एल्किल हैलाइड है, और जब इसका रिएक्शन अमोनिया के साथ करते हैं तो ये बेटा NSR न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का पार्ट है, और ये आपके अमाइन बनाने का मेथड है, बट नॉट सुटेबल मेथड है बेटा। ये सुटेबल मेथड नहीं है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि अगर हमने यहाँ पर आपका एल्किल हैलाइड एक्सेसिज में ले लिया तो पहले बनेगा 1 डिग्री अमाइन, फिर 1 डिग्री अमाइन के साथ हैलाइड रिएक्शन करके बनाएगा 2 डिग्री अमाइन, फिर 2 डिग्री अमाइन के साथ हैलाइड रिएक्शन करके बनाएगा 3 डिग्री अमाइन, और फिर 3 डिग्री अमाइन के साथ हैलाइड रिएक्शन करके बनाएगा क्वार्टरली अमोनियम हैलाइड। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास जो है मिक्सर ऑफ अमाइन का प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है, इसलिए इसको हम सुटेबल मेथड काउंट नहीं करते। तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ओनली 1 डिग्री अमाइन नहीं, ओनली 2nd डिग्री नहीं, ओनली क्वार्टरली अमोनियम हैलाइड नहीं। तो यहाँ क्या मिलेगा, D, मिक्सर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वार्टरली अमोनियम हैलाइड हमें ऑब्टेन होगा। अब आ जाइएगा क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन पास थ्रू हीटेड आयरन ट्यूब प्रोपाइन पॉलीमराइज टू गिव।
तो ये पॉलीमराइजेशन है। तो देखो मैं बता दूं आपको कि अगर मान लो मैंने एसिटिलीन लिया है और उसके 3 मोल और इसको पास किया है रेड हॉट आयरन ट्यूब से, तो ऐसी कंडीशन पर इनमें पॉलीमराइजेशन से बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। बट वो कह रहा है कि हमें प्रोपाइन लेना है। तो बेटा आप देखिएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड और इसके 3 मोल में यूज करूँगा तो यहाँ पर क्या बनेगा। तो देखो कैसे बनाते हैं प्रोडक्ट वो समझा दूँ मैंने लिया है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, 1 मोल यूज कर लिया। अब हम ले रहे हैं C ट्रिपल बॉन्ड C, ये इसका 2nd मोल यूज कर रहे हैं, और फिर C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3 ये इसका 3rd मोल है। यहाँ से हीट करेंगे, बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ऐसा करने से हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा, रिंग तो बनेगी और 3 डबल बॉन्ड हो गए, बट यहाँ पर भी मिथाइल आ जाएगा, यहाँ पर भी मिथाइल आ जाएगा और यहाँ पर भी मिथाइल आ जाएगा। तो बताओ इस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा। तो 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 1 3 5 ट्राई मिथाइल बेंजीन, जिसको हम मेसिटिलीन भी बोलते हैं। तो बेटा ये मेसिटिलीन इसका कॉमन नेम है, और IUPAC नेम की मैं बात करूँ तो इसका IUPAC नेम होगा 1 3 5 ट्राई मिथाइल बेंजीन। तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बेंजीन रॉन्ग, बेंजीन के लिए तो हम एसिटिलीन को यूज करेंगे। 1 3 5 ट्राई मिथाइल बेंजीन बिल्कुल राइट। टोलून नहीं, टोलून नहीं बनेगा। हेक्सामिथाइल बेंजीन भी नहीं बनेगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। इन द गिवन रिएक्शन PHC डबल बॉन्ड OH बेंज एल्डिहाइड है, इसका रिएक्शन कराना है हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ। एक्स बताना है क्या होगा। आपको पता है ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का पार्ट है, जिसको हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन भी बोलते हैं। एडिशन और एलिमिनेशन दोनों का कॉम्बिनेशन है ये। आपको बताना है एक्स क्या होगा। तो ज़रा देखिए, ये लिया है मैंने बेंज एल्डिहाइड, इस पर रिएक्शन कराना है हाइड्रोक्सिल अमाइन, यह है हाइड्रोक्सिल अमाइन, ठीक है। यहाँ से रिएक्शन होगी, ये H2O वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर हो जाएगा, और वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर होने से यहाँ पर बन जाएगा ये, इसको बोलते हैं बेटा ऑक्जाइम। तो किसका फॉर्मेशन हो गया, ऑक्जाइम। और ये ऑक्जाइम किससे बना है, बेंज एल्डिहाइड से। किससे बना है ये, बेंज एल्डिहाइड से, इसलिए इसको बोलते हैं बेंज एल्डोक्साइम। तो ये बेंज एल्डोक्साइम बन गया। अब आप देखो बेंज एल्डोक्साइम में डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में यहाँ पर रेस्ट्रिकेटेड रोटेशन हो रहा है बेटा, और अगर रेस्ट्रिकेटेड रोटेशन हो रहा है तो यहाँ पर GI पॉसिबल है। तो अब हमें यहाँ देखना पड़ेगा कि GI है या नहीं। और हमें पता है कि सर ऑक्जाइम में GI के लिए इस नाइट्रोजन पर तो दोनों ग्रुप डिफरेंट है, OH और लोन पेयर। आपको देखना है कि इस कार्बन पे दोनों ग्रुप डिफरेंट है, भिन्न सेम है। तो इस कार्बन पे लगे हुए दोनों ग्रुप डिफरेंट है, एक रिंग है, एक हाइड्रोजन है। इसका मतलब यहाँ पर GI पॉसिबल है। अब बताओ अगर GI पॉसिबल है तो इनका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो ऑक्जाइम कंपाउंड्स का जो नोमेनक्लेचर करते हैं वो हम सिन और एंटी के वाया करते हैं। तो एक इसका सिन बनेगा, एक इसका एंटी बनेगा। सिन कैसे होगा वो ज़रा देखो। तो मैंने लिया है जैसे PH H डबल बॉन्ड, यहाँ सॉरी C लगा देता हूँ, C डबल बॉन्ड NOH और लॉन पेयर। अगर H और OH दोनों सेम साइड है तो सिन हो जाएगा, और अगर H और OH दोनों अपोजिट साइड है तो क्या फॉर्म बन जाएगी, एंटी फॉर्म बन जाएगी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 26। इन द गिवन रिएक्शन, ये आपको रिएक्शन गिवन है, ये एल्किल आयोडाइड है। एल्किल आयोडाइड पर NaCN का रिएक्शन कराया DMF की प्रेजेंस में आइसोसाइनाइड बनाया, साइनाइड बनाया। अब वो कह रहा है कि RI में नॉट बी, RI क्या नहीं हो सकता। आपको पता है कि सर ये आपके NSR का पार्ट है, और आपने यहाँ पर जो सॉल्वेंट लिया है वो आपका एप्रोटिक पोलर एप्रोटिक है, अर्थात पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में SN2 रिएक्शन होता है, अर्थात एक तो आपका DMSO, एक आपका DMF, एक आपका DMA, ये ऐसे हैं सॉल्वेंट है जिनकी प्रेजेंस में, और एक और है एसीटोन, ये सॉल्वेंट की प्रेजेंस में SN2 होता है। तो यहाँ पर SN2 हो रहा है। अब आपको पता है कि SN2 की रिएक्टिविटी बताओ क्या होगी बेटा,
रिएक्टिविटी ऑफ SN2 इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अर्थात क्राउडिंग बढ़ने से SN2 की रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसका मतलब इसमें क्या नहीं हो सकता, तो 1 डिग्री हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, बट टर्सरी नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा टर्सरी। और अगर इनमें से भी मैं रिएक्टिविटी की बात करूँ तो D, फिर A और उसके बाद में B, अर्थात मिथाइल आयोडाइड में सबसे बेटर होगा क्योंकि इसमें क्राउडिंग सबसे कम है, फिर प्राइमरी में होगा, उसके बाद सेकेंडरी में होगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, कंपाउंड A जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला गिवन है C9H10O, सो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। और आपको पता है कि बेटा आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए C डबल बॉन्ड OCH3 या फिर CH3CHOH ये होना कंपलसरी है। जरा ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में अल्कोहल तो कहीं भी नहीं है, तो ये नहीं होगा, केवल यही है। तो मेरा पहला कंडीशन है कि वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। तो देखो फर्स्ट में आयोडोफॉर्म टेस्ट होगा, सेकंड में आयोडोफॉर्म टेस्ट होगा, थर्ड में आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं होगा, थर्ड ऑप्शन गलत हो गया, और फोर्थ में भी आयोडोफॉर्म टेस्ट होगा। तो फर्स्ट, बी और डी, ए बी और डी तीनों में आयोडोफॉर्म है, सी में नहीं है, तो सी तो ऑप्शन गलत हो गया। आगे क्या कह रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ के ए विद कैमोनोफोर KOH गिव एसिड बी, अर्थात इनके ऑक्सीडेशन से बी एसिड बनेगा, और जो बी एसिड है तो इसको बोलते हैं साइड चेन ऑक्सीडेशन। तो यहाँ से भी एसिड बन जाएगा, यहाँ से भी एसिड बन जाएगा, यहाँ से भी एसिड बन जाएगा। अब जब यहाँ से एसिड बनेगा तो यहाँ से जो एसिड बनेगा बेटा वो बनेगा थैलिक एसिड, ये बन जाएगा आपका थैलिक एसिड, ऑर्थो पोजीशन पर है। ये मेटा पोजीशन पर है तो यहाँ से आपके बनेगा आइसोथैलिक एसिड, आइसोथैलिक एसिड। और जो पैरा पोजीशन पर है उसके ऑक्सीडेशन से, क्योंकि साइड चेन ऑक्सीडेशन है बेटा, और साइड चेन ऑक्सीडेशन में चाहे साइड चेन में कुछ भी लगा हो उसके ऑक्सीडेशन से हमेशा एसिड ही बनता है। तो इससे बनेगा बेटा टरथैलिक एसिड। तो आपके फर्स्ट ऑप्शन से बनेगा थैलिक एसिड, सेकंड से बनेगा आइसोथैलिक एसिड, और डी वाले से बनेगा टरथैलिक एसिड। सी वाला आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट करेगा ही नहीं। अब क्या कह रहा है, एनहाइड्राइड ऑफ बी इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनोप्थिलीन। अब इनका एनहाइड्रेशन करवाना है। अब बताओ इसका मैं एनहाइड्रेशन करूंगा तो यहाँ से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर हो जाएगा, और जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर होगा ये बन जाएगा आपका थैलिक एनहाइड्राइड। क्या बन गया बेटा, थैलिक एनहाइड्राइड। और ये थैलिक एनहाइड्राइड ही जो है वो फिनोप्थिलीन के प्रिपरेशन में यूज किया जाता है। तो इसका मतलब इसका आंसर फर्स्ट होगा, बी और डी नहीं होगा। कैसे बनेगा फिनोप्थिलीन वो मैं बता दूं, मैं यहाँ लिख देता हूँ उसको। ये बन गया थैलिक एनहाइड्राइड। अब इसका रिएक्शन करेंगे हम फिनोल के साथ। किसके साथ करेंगे बेटा, फिनोल के साथ। ये फिनोल और ये फिनोल, 2 मोल। यहाँ से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर हो जाएगा और ये दोनों इसके साथ अटैच हो जाएंगे, और इससे बन जाएगा फिनोप्थिलीन इंडिकेटर। तो ये बन गया आपका फिनोप्थिलीन इंडिकेटर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा बेटा आपका फर्स्ट वाला। ठीक है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 31, इन द गिवन रिएक्शन पीएच सी डबल बॉन्ड और CH3 Br2/KOH और H+। तो आपको पता है ये कौन सा रिएक्शन हो गया। तो यहाँ पर देखो हैलो फॉर्म बना हुआ है, और हैलो फॉर्म हो गया तो रिएक्शन भी आपकी कौन सी हो गई बेटा, हैलो फॉर्म रिएक्शन हो गई। तो देखो सबसे पहले Br2+KOH रिएक्शन करेगा तो यहाँ से बनेगा KOBr। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं BRO-। अब आपको पता है कि हैलो फॉर्म रिएक्शन के लिए CH3C डबल बॉन्ड हो, अल्फा हाइड्रोजन इस फॉर्म में होनी चाहिए, या फिर CH3CH2OH इस फॉर्म में होनी चाहिए। अब आप देखो यहाँ पर कार्बोनिल है इसलिए ये तो नहीं होगा, यही होगा।
और इसके अंदर 2 स्टेप्स में होता है रिएक्शन। पहला स्टेप है हैलोजिनेशन और सेकंड स्टेप है हाइड्रोलाइसिस। तो पहले स्टेप में हैलोजिनेशन होगा, तो जितने भी आपके अल्फा हाइड्रोजन है वो सब हैलोजन से रिप्लेस होंगे। यहाँ पर हैलोजन Br है, तो आपका ये वाला जो ग्रुप है तो ये तो चेंज हो जाएगा CHBr3 में, और रिमेनिंग जो पार्ट आपका कौन सा है, रिमेनिंग पार्ट यहाँ पे PH है, तो PHC डबल बॉन्ड OK बन जाएगा। अब इसका एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो जैसे इसका एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करेंगे ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन इसका राइट है। तो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन का पार्ट था। और अगर मैं यहाँ एल को लेता तो इसमें एक स्टेप और बढ़ जाता, पहले ऑक्सीडेशन होकर कार्बोनिल कंपाउंड बनता, उसके बाद फिर हेलोजिनेशन होता, और हेलोजिनेशन के बाद में थर्ड स्टेप में क्या होता, हाइड्रोलाइसिस होता। अब आता है क्वेश्चन नंबर 32, प्रोटीन इज ए पॉलीमर ऑफ। हमें पता है कि प्रोटीन्स क्या होते हैं, पॉलीमर होते हैं। अब वो किसके हैं, तो ध्यान रखना प्रोटीन जो होते हैं वो अमीनो एसिड्स के पॉलीमर होते हैं। बट अमीनो एसिड जो होते हैं अल्फा भी है, बीटा भी है, डी भी है, एल है, तो आपके देखो अगर NH2 राइट एंड साइड हो तो इसको हम डी फॉर्म बोलते हैं, और अपोजिट हो तो इसको एल फॉर्म बोलते हैं। और नेचुरली जो आपके अमीनो एसिड्स होते हैं वो सब कौन सी फॉर्म में होते हैं, अल्फा एल अमीनो एसिड की फॉर्म में होते हैं। तो ध्यान रखना आपके मोस्टली जो प्रोटीन होते हैं वो अल्फा एल अमीनो एसिड्स का पार्ट होते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर 32 होगा। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 35, इन द गिवन रिएक्शन CH3C ट्रिपल बॉन्ड एंड CH3MgBr एक्सेसिड में गिरनियर एजेंट के साथ रिएक्शन करना है। आपको बताना है X विल बी X क्या होगा। तो देखिएगा गिरनियर एजेंट के साथ रिएक्शन है, ये आइसो मतलब साइनाइड है, इस पर रिएक्शन करेंगे हम मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो जरा आप देखो आइसोसाइनाइड में पाई बॉन्ड यहाँ पर आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा नेगेटिव, यहाँ क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो नेगेटिव पे तो पॉजिटिव आ जाएगा और पॉजिटिव पे नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ से बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड NMgBr और यहाँ पर आ जाएगा मिथाइल। अब मैं इसका क्या कर देता हूँ एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस। तो जैसे यहाँ से हाइड्रोलाइसिस करेंगे इधर O आएगा, इधर OH आ जाएगा। बताओ किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड OCH3 एसीटोन का। और साथ में क्या हो जाएगा, साथ में हो जाएगा आपके Mg के साथ में N, तो MgBr और NHOH हो जाएगा। तो ये बन जाएगा बी प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। अब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 36। तो इससे में आंसर क्या हुआ बेटा, तो आंसर हो जाएगा बी एसीटोन। अब आता है 36 में उसने गिवन कर रखा है कि इन द गिवन रिएक्शन, वही आपको Gr गिरगिनियर रिएजेंट है, इसका रिएक्शन कराना D2O के साथ X क्या होगा। तो एक बात मैं बता दूं आपको कि RMgX कभी भी अगर एक्टिव हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो हमें पता RMgX से R माइनस, अर्थात ये बेटर न्यूक्लियोफाइल है, और आपको पता है बेटर न्यूक्लियोफाइल है तो स्ट्रॉन्गर बेस भी है। तो यहाँ से हमें बेस मिलेगा, और बेस एक्टिव हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके तुरंत किसका फॉर्मेशन करेगा बेटा, हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन करेगा। तो आप ज़रा देखो यहाँ पर आपके पास है CH3MgBr जिसमें CH3 माइनस होगा, और D2O में OD माइनस है और D प्लस है, और ये एक्टिव ग्रुप है तो ये एक्टिव ग्रुप D है, ये इसको रिप्लेस कर देगा। बताओ इसको रिप्लेस कर देगा तो क्या बन जाएगा, CH3D ड्यूटेरोमीथेन बन जाएगा, और साथ में Mg के साथ में Br और OD की फॉर्म ऑब्टेन हो जाएगी। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर 36 भी हुआ। तो बताओ इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। तो इसमें भी आंसर बी है, इसका भी आंसर बी है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द कंपाउंड एग्जिस्ट मेनली इन इनॉल फॉर्म। आपको बताना है इनमें से मेनली कौन इनॉल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो जरा देखो फर्स्ट में यहाँ पर आपके दोनों कीटो है, 1,2 डाई कीटो, यहाँ भी लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है, और इन लोन पेयर के बीच में रिपल्सन होगा बेटा, और रिपल्सन होने की वजह से ये स्टेबल नहीं होगा। तो ये रोटेट भी नहीं कर सकता क्योंकि रिंग की वजह से यहाँ पर जो आपका
फ्री रोटेशन है वो भी क्या हो गया, लॉक्ड हो गया। इसलिए इसका जो कीटो फॉर्म है वो अनस्टेबल है। तो बताओ अगर ये अनस्टेबल है तो तुरंत क्या करेगा, स्टेबल होना चाहेगा। तो स्टेबल होने के लिए यहाँ से टोटोमेरिज्म होगा। तो जैसे इसमें टोटोमेरिज्म होगा यहाँ पर OH हो जाएगा, यहाँ से इसने ये हाइड्रोजन यूज किया तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब देखो जैसे ही यहाँ पर OH आया इसके अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो गई, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो गया। तो इसका मतलब ये इनोल क्या हो गया, स्टेबल फॉर्म में आ गया और साथ में 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हो गया। अब आ जाएगा बी। बेटा बी में भी इनोल सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि जैसे ही इनोल का फॉर्मेशन होगा ये फिनोल में कन्वर्ट हो जाएगा और फिनोल के अंदर आप रिंग देखिएगा क्या हो गई, एरोमेटिक हो गई। इसलिए यहाँ पर भी इनोल का परसेंटेज ज़्यादा होगा। नेक्स्ट वाले में भी आप देखिएगा बेटा यहाँ से भी क्या होगा, टोटोमेरिज्म होगा, यहाँ से भी टोटोमेरिज्म होगा और यहाँ से भी टोटोमेरिज्म होगा। तो यहाँ पर तीनों आपके जो कीटो ग्रुप है उनमें टोटोमेरिज्म होगा और टोटोमेरिज्म के वाया यहाँ पर भी आपके पास जो रिंग है वो एरोमेटिक हो जाएगी और एरोमेटिक होते ही इनोल का परसेंटेज बढ़ जाएगा। इसका मतलब इसके अंदर तीनों ऑप्शन के अंदर मेनली इनोल होगा, इसलिए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। अब आता है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है कि लाइसिन इज विच टाइप ऑफ अमीनो एसिड। हमें बताना है कि लाइसिन कौन से टाइप का अमीनो एसिड है। तो पहले तो हमें इसका फॉर्मूला आना चाहिए। तो बेटा लाइसिन का फॉर्मूला होता है ये। अब आप देखो लाइसिन में ये तो दोनों एक एक है बट यहाँ पर NH2 एक एक्स्ट्रा ग्रुप है और NH2 की नेचर कौन सी होती है, बेस। तो इसका मतलब ये बेसिक अमीनो एसिड का पार्ट है। तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 43 इन द रिएक्शन। ये आपको रिएक्शन गिवन है, इसमें एक एसिटिक एसिड है और एक आपका फॉर्मिक एसिड है। MnO2 ऑक्सीडाइजिंग और रिडक्शन दोनों की तरह है। तो यहाँ से क्या होगा, MnO2 से इसका रिएक्शन कराना है। तो बताओ X विल बी, X क्या होगा। तो जब हम इसकी रिएक्शन करेंगे तो आपके जो एसिटिक एसिड और जो फॉर्मिक एसिड है तो इसमें MnO2 के साथ फॉर्मिक एसिड का तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, इसके वाया CO2 और वाटर बन जाएगा। और जो एसिटाल्डिहाइड है इसके वाया यहाँ से रिडक्शन होगा, रेडॉक्स रिएक्शन का टाइप है ये। तो यहाँ से इसका रिडक्शन हो जाएगा तो इसके रिडक्शन से यहाँ पर CH3 डबल बॉन्ड OH एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैव ऑल इफेक्ट, जिसमें इंडक्टिव भी होना चाहिए, मीजोमेरिक भी होना चाहिए और हाइपर कॉन्जुगेशन भी होना चाहिए। तो ज़रा देखिएगा, पहले हम ऑप्शन नंबर डी की बात कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी में बेंजीन रिंग है। आपको पता है बेंजीन रिंग में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा, ओनली रेजोनेंस होगा और कुछ नहीं होगा यहाँ, इसलिए तो गलत है। सॉरी, रेजोनेंस होगा और नहीं होगा, इसलिए तो रॉन्ग हो गया। अब आ जाओ ए में ज़रा देखिएगा, यहाँ पर Cl लगा हुआ है तो यहाँ पर जो Cl है इस Cl का इंडक्टिव इफेक्ट हो जाएगा बट यहाँ पर मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं होगा। बी ऑप्शन में देखो आप, बी ऑप्शन में अगर मैं बात करूँ CH3 और यहाँ पर, तो यहाँ देखिएगा आप लोग, इसको मैं इधर एक्सप्लेन कर देता हूँ। यह है, तो आपको पता है यहाँ रेजोनेंस की कोई कंडीशन नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं है। हाँ, बिल्कुल इंडक्टिव इफेक्ट लग जाएगा और हाइपर कॉन्जुगेशन भी लग जाएगा। हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए क्या कंडीशन है, पाई सी और यहाँ पर हाइड्रोजन है तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन है बट मीजोमेरिक नहीं है और इंडक्टिव भी है। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन बी भी नहीं होगा। अब बात आती है सी ऑप्शन की। ज़रा सी ऑप्शन में देखिएगा, तो मैं सी ऑप्शन को भी यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। C डबल बॉन्ड OCH3 और जहाँ मैंने C डबल बॉन्ड OCH3 लिया उसके साथ यहाँ पाई है, उसके बाद में यहाँ पर एक कार्बन छोड़ के नेक्स्ट कार्बन पर मिथाइल है। अब आप ज़रा देखो कि इसमें क्या हो रहा है, तो ज़रा देखेंगे हम पाई सिग्मा पाई अर्थात मीजोमेरिक इफेक्ट है और यहाँ पर CH3 का प्लस I भी ऑब्जर्व हो रहा है। रही बात हाइपर कॉन्जुगेशन की, पाई कार्बन 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 यहाँ पर हाइड्रोजन है
तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन भी ऑब्जर्व होगा। तो मतलब इसके अंदर मीजोमेरिक भी है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी है, इंडक्टिव भी है। तो बताओ इसका बेटर आंसर कौन सा होगा? तो इसका बेटर आंसर होगा सी, क्योंकि सी के अंदर इंडक्टिव, मीजो और रेजो और हाइपर कॉन्जुगेशन सभी प्रोसेस हो रहे हैं। इसी के साथ आपका बेटा ये एनटीए नीट एनटीए पेपर नंबर 88 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉल्यूशन का पोर्शन कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हर क्वेश्चन समझ में आया होगा बेटा। अगर आपको हर क्वेश्चन समझ में आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत पता चल जाए।